किसी के पास संपत्ति है और उसके पास उसको पैसे की ज़रूरत है कोई व्यापार करने के लिए, तो उसके लिए मॉर्गेज लोन देती है बैंक। किसी को कोई उद्योग लगाना हो तो उसके लिए अलग से बैंक लोन देती है। तो ये लोन के विभिन्न प्रकार हैं कि जो भी लोन उन्होंने लिया हो या उन्होंने किसी को गारंटी दी हो जिसने लोन दिया हो, तो वो समय पर अदायगी हो। तो 90 दिन तक यदि आपने अपना किस्त या ब्याज लगातार नहीं पटाया है तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति में वर्गीकृत हो जाता है। जब जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति की बात होती है तो पहली बात आती है पैसों की, और पैसों की जरूरत जैसे ही आन पड़ती है तो हमारी निगाहें पड़ती हैं लोन पर, और लोन लेने के बाद ही हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में लोन लेने और उसे जमा करने के बीच की जो कड़ी होती है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हमसे छूट जाती हैं और आगे चल के वही हमें परेशानियां देती हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक विजय मेचूरी जी से। मेचूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ये जो लोन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह अपनाई जाती है? देखिए, जिसको लोन लेना रहता है वो बैंक में जाके संपर्क करे, क्या व्यापार करना चाहता है, किस काम के लिए लोन चाहिए। बैंकें बहुत वैरायटी के लोन देते हैं। जैसे किसी को घर बनाना हो तो मकान के लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं। किसी को व्यापार करना हो तो छोटा खुदरा व्यापारी यदि है तो आजकल सरकारी जो स्कीमें हैं उसके तहत लोन देती है, जैसे मुद्रा स्कीम के नाम से जाना जाता है। किसी के पास संपत्ति है और उसको पैसे की ज़रूरत है कोई व्यापार करने के लिए, तो उसके लिए मॉर्गेज लोन देती है बैंक। किसी को कोई उद्योग लगाना हो तो उसके लिए अलग से बैंक लोन देती है। तो ये लोन के विभिन्न प्रकार हैं। तो जिसको जिस तरह का लोन चाहिए वो बैंक से जाके संपर्क करे और बैंक उसको समझाइश देके वो लोन दे सकती है। लोन लेने के जो पहली प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहली बात आती है सिविल की। सिविल में दिक्कत आती है। सिविल में कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि वो उन्होंने किसी को अपना क्या कहते हैं जमानत दी हो या उनका श्योरिटी ली हो। ऐसी स्थिति में किस तरह से वो अपना लोन ले सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं? देखिए, सिविल वो संस्था है जहाँ पर जब कोई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी प्रकार का कोई भी लोन लिया हो और उन्होंने समय पर अदायगी ना की हो तो उनका नाम सिविल में चढ़ जाता है। तो उससे बचने के लिए उनको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी लोन उन्होंने लिया हो या उन्होंने किसी को गारंटी दी हो जिसने लोन दिया हो तो वो समय पर अदायगी हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है। मान लीजिए किसी कारणवश अदायगी समय पर नहीं हो पाया, तो कुछ डिले हुआ या डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो उनको क्या है तत्काल बैंक जाके संपर्क करके जितना भी ओवरड्यू अमाउंट है उसको जमा तुरंत करना पड़े। और करने के पश्चात उनको ये भी बैंक से संपर्क करके कहना पड़ेगा कि भाई हमारा नाम जो सिविल में चढ़ा हुआ है उसको भी हटवाने का प्रयास करें। तो उस प्रक्रिया में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हर व्यक्ति को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटा मोटा मोबाइल खरीदने के लिए लोन लेते हैं और समय पर अदायगी नहीं करे, तो उस कंडीशन में भी क्या सिविल में नाम चढ़ जाता है। जैसे कई लोग बजाज फाइनेंस, IIFL ऐसे फाइनेंस कंपनियों से भी लोन लेते हैं और उसका समय पर अदायगी नहीं कर पाते, तो नाम सिविल में आ जाता है। उस वजह से उनको पूरी क्रेडिट, उनकी जो रेटिंग है वो खराब होती है और क्रेडिट हिस्ट्री में आ जाता है कि उन्होंने लोन लेकर डिफॉल्ट किया है। तो इससे बचने के लिए उनको सिविल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और समय पे लोन अदायगी करें। और कभी डिफॉल्ट हुआ हो तो बाकी रकम, जो भी डिफॉल्ट अमाउंट है वो पूरा ब्याज सहित बैंक के जो नियम एवं शर्तों के अधीन जमा कर दें और बैंक से ये करें निवेदन कि वो सिविल से टेकअप करके उनका नाम जो है ठीक करवाएंगे। सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने खुद की संपत्ति होती है और उसी को व्यवस्थित करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं उसमें। ऐसी स्थिति में वो मॉर्गेज लोन चाहते हैं, तो ये मॉर्गेज लोन किस तरह से मिल पाता है? मॉर्गेज लोन के लिए उनकी संपत्ति बैंक रख के लोन देती है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनकी इनकम क्राइटेरिया क्या है। उनका ITR जो है, इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपना इनकम कितना दिखाया है। यदि मान लीजिए उनका इनकम रिटर्न है ठीक ठाक और अभी उनको पैसे की ज़रूरत है, उनके पास संपत्ति रखी है, तो वो अपनी संपत्ति को बैंक में मॉर्गेज लोन के लिए अप्लाई करके उनके ITR रिटर्न में जितनी इनकम है और जो मॉर्गेज लोन से जो रकम वो लेंगे उससे क्या करना चाहेंगे, वो व्यापार करके और कमाना चाहेंगे तो बैंक उसको भी ध्यान में रख के उनकी EMI को फिक्स करेगी और उनको मॉर्गेज लोन मिलना आसान होगा।
सर एक अहम जिम्मेदारी रहती है, लोग गारंटर जैसे बैंक मांगती है और हम गारंटी देने जाते हैं, और गारंटी जो देते हैं उस वक्त क्या महत्वपूर्ण अपने को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, गारंटर की जवाबदारी भी जो कर्जदार के जवाबदारी के बराबर हो जाती है जैसे ही वो लोन डिफॉल्ट होता है। तो अपने को ये देखना ज़रूरी है कि एक गारंटर जिसके लिए गारंटी दे रहा है, तो जिसने लोन लिया है उसकी गारंटी ले रहा है, तो उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोन लेने वाला समय पे लोन की अदायगी करे। मान लीजिए कभी बैंक ने इनको सूचित किया कि भाई जिसको आपने गारंटी दिया है वो समय पर अदायगी नहीं कर रहा है, तो इसकी भी जवाबदारी बनती है गारंटर की, वो जाके उस कर्जदार को बताए कि भाई हमारी गारंटी फंसी है, आप समय पर अदायगी करें। क्योंकि जैसे ही लोन डिफॉल्ट हुआ, लोन एनपीए की कैटेगरी में आएगा, तो ये जो कर्जदार है और जो गारंटर दोनों एक ही धरातल पे आ जाते हैं, दोनों पे बराबर की जवाबदारी आ जाती है पैसे जमा करने की। इसलिए इसकी जवाबदारी यह है कि ये इस बात को सुनिश्चित करे कि जो कर्जदार है वो भी समय पे अपनी लोन की अदायगी करता रहे। सर ये लोन में एनपीए क्या होता है? एनपीए यानी क्या है? बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं वो बैंक के किताबों में यानी बैंक के बुक्स में वो उनके लिए एसेट है, इसको परिसंपत्ति कहा जा सकता है। यदि ये इसीलिए कहते हैं इसको परिसंपत्ति क्योंकि बैंक के लिए ये इनकम जनरेट करता है, इससे बैंक को ब्याज के रूप में मुनाफा कमाने के लिए मिलता है। यदि ये समय पर अदायगी नहीं हुआ, ब्याज की या किस्त की अदायगी नहीं हुई, तो ये इसको बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहलाता है, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एन एसेट विच सीजेस टू जनरेट एन इनकम, उसको बोलते हैं एनपीए। ये तब कहलाता है यदि मान लीजिए 90 दिन तक, तीन महीना बोलते हैं लेकिन है 90 दिन, वो 90 दिन तक यदि आपने अपना किस्त या ब्याज लगातार नहीं पटाया है तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति में वर्गीकृत हो जाता है, और बैंक उसमें जो लगा ब्याज है उसको अपने किताबों में मुनाफे के तौर पे ले नहीं सकती। तो ये एनपीए होने के बाद बैंक फिर कानूनी कार्रवाई करके वसूली करने का प्रयास करती है। सर एनपीए ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उनको समय पे अपना किस्त पटाना पड़ेगा, ईएमआई जो है समय पे पटाना पड़ेगा, ब्याज समय पे पटाना पड़ेगा। और मान लीजिए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो रही है कि जैसे मान लीजिए किस्त 10,000 की है, वो महीने का 8,000 रुपये जमा करवा पा रहे हैं, तो उनको बैंक को जाके बताना पड़ेगा कि मेरे को इसमें तकलीफ हो रही है। तो बैंक उसको क्या करेगी, उसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, बैंक उसको रिस्ट्रक्चर करेगा उसके लोन को, और वो किस्त को कम करके समय बढ़ा के वो कोशिश ये करेंगे कि उस जो लोन है वो लोन गैर निष्पादित परिसंपत्ति की कैटेगरी में वर्गीकृत ना होगा। सर लोन में एक डीआरटी भी होता है, ये डीआरटी क्या है? डीआरटी जो है वो ऋण वसूली अभिकरण है जो जबलपुर में है। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए डीआरटी जबलपुर में है, और यहाँ पर 20 लाख से ऊपर का कोई ऋण यदि डिफॉल्ट होता है किसी भी बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो ये लोन की वसूली के लिए बैंक के ऋण वसूली अभिकरण में आवेदन लगाती है। जो पहले कहते थे सिविल सूट जो सिविल कोर्ट में लगता था, वो 20 लाख से कम का सिविल कोर्ट में लगेगा, और 20 लाख से ऊपर का ऋण वसूली अभिकरण यानी डीआरटी में बैंक के फाइल करती है वसूली करने की। सर इसमें कुर्की की जो प्रक्रिया होती है, जो बैंक जो कुर्की की प्रक्रिया अपनाता है, ये किस तरह की होती है? और इसमें मतलब कुर्की की जो प्रक्रिया में क्या उनके जो पारिवारिक जो रहते हैं, जो पैतृक रहते हैं, क्या वो संपत्ति भी आती है? जी नहीं, इसमें क्या है, बैंक में आप जब लोन लिए हैं तो आप मान लीजिए कोई संपत्ति गिरवी के तौर पे रखे हैं, तो वो सरफेसी अधिनियम के तहत आता है। इसमें खेती वाली जो जमीनें हैं या अनडाइवर्टेड लैंड जो है वो इस वर्गीकरण में नहीं आता। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई होम लोन लिया है और मकान बनाने के लिए लोन के लिए मैंने अपने रजिस्ट्री के पेपर रखे हैं, तो उसमें यदि ये समय पे अदायगी नहीं हुआ मेरा किस्त और एनपीए में वर्गीकृत हो गया, तब बैंक क्या करेगी, सरफेसी अधिनियम है, इसको सिक्योरिटाइजेशन एक्ट बोलते हैं, उसके तहत जो है बैंक पहले एक नोटिस देगी और 60 दिन का टाइम देती है। 60 दिन के अंदर में उन्होंने जो डिफॉल्ट अमाउंट है या ओवरड्यू अमाउंट उसको जमा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि जमा नहीं कर पाए तब बैंक सांकेतिक कब्जा लेगी, और सांकेतिक कब्जा लेने के बाद धारा 14 के तहत कलेक्टर के वहां आवेदन लगाएंगी, कलेक्टर या सीजीएम के कोर्ट में आवेदन लगा के वो उनसे एक परमिशन लेगी कि हमको ये इसको भौतिक कब्जा लेने का अधिकार दिया जाए। तब वो ऑर्डर पास करने के बाद बैंक भौतिक कब्जा लेती है। सर बैंक जब किसी व्यक्ति को लोन देती है तो उस लोन की अदायगी के लिए वो उनके पीछे एक रिकवरी एजेंट भी लगा देती है।
ये रिकवरी एजेंट का कार्य कैसा होता है? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि सर रिकवरी एजेंट अनैतिक दबाव बनाते हैं जी, जी। और उसमें कई बार जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो आत्महत्या तक के लिए प्रेरित हो जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? देखिए, रिकवरी एजेंट्स लोग सही कह रहे हैं आप। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि वो जाके बहुत डराना धमकाना ऐसा करते हैं, जबकि उनका कार्य वो नहीं है। रिकवरी एजेंट का काम है कि जिसके पास भेजा जा रहा है उसको, उससे जाके उसको कन्विंस करके उसको समझाइश देके वसूली करना। लेकिन और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम के तहत ये भी बनाया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले वो किसी कर्जदार के घर नहीं जा सकता और उनको समय के पश्चात यानी सूर्यास्त के पश्चात किसी को किसी प्रकार का तंग नहीं कर सकता वसूली के लिए। तो ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए और यदि ऐसा कोई करता है तो उनको तुरंत जाके बैंक में शिकायत करनी चाहिए कि ये इस तरीके से किया जा रहा है जो अनैतिक और गैर कानूनी है करके। तो रिकवरी एजेंट का काम केवल क्या है, जो बैंक से उसको बोला गया है कि इन खातों में जाके वसूली करवाया जाए तो उनको जाके उसकी फॉलोअप करके उनको समझाइश देके उनकी बात समझकर उनसे आवेदन लेके उनसे जो वसूली होती है वो लेके बैंक में जमा करने का उनका कार्य है। डराने धमकाने का कार्य उनके क्षेत्र में नहीं आता। सर बैंकों में एक चीज देखा गया है कि कहीं किसी ने बैंक से लोन लिया और उसने अपने जो मूलधन है उस मूलधन को पटा दिया है, लेकिन वो ब्याज पटाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक का क्या रवैया होता है, किस तरह के कदम उठाते हैं? बैंक ये प्रयास करती है कि देखिए, बैंक का काम ही है ऋण देना और उस पर ब्याज वसूल करना। यदि बैंक को ब्याज नहीं मिलेगा तो बैंक चलेगी कैसे? इस वजह से बैंक क्या है, सबको मौका देती है। मान लीजिए किसी यहाँ परिस्थितियां ऐसी रही है कि वो किसी कारणवश नहीं पटा पाए पूरा ब्याज और मूलधन पूरा पटा दिए हैं, तो बैंक समझौता प्रस्ताव के तहत उनसे बोलती है कि भाई आप उन्हें समझौता प्रस्ताव दीजिए। उसका बैंक आकलन करेगी। आकलन करने के बाद उसके बहुत सारे मापदंड है। उस मापदंड में यदि फिट होता है हो तो बैंक जो है कुछ ब्याज भी माफ करती है और समझौता प्रस्ताव के तहत उनको कर से मुक्त भी करती है। तो लोन में एक HP भी होता है। हाँ, ये क्या चीज है? वो हाइपोथिकेशन है। वो एक्चुअली हाइपोथिकेशन यानी क्या है, यदि मान लीजिए कोई चल संपत्ति, जैसे आपने कोई दुकान खोलने के लिए कोई सामान वगैरह लेने के लिए लोन लिया है तो उस पर जो है हाइपोथिकेशन क्लॉज रहता है, यानी उस पर बैंक का जो है चार्ज है। बैंक चाहे तो कभी भी आप जैसे डिफॉल्ट करता है कोई व्यापारी तो बैंक को अधिकार है कि वो उसको अपने कब्जे में ले और उसका बेच के पैसा वसूल करे। ये है हाइपोथिकेशन। सर लोन के संबंध में अपन बात कर रहे हैं तो ऐसा देखा गया है कि बैंक से कई ऐसे जो कर्जदार हैं जो बड़े हैं, जो मतलब जो अरबों रुपए के कर्ज लेते हैं और उसके बाद देश छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक उनसे कैसे रिकवरी करेगा? और आम आदमी परेशान होता है लेकिन उनसे रिकवरी नहीं हो पाती। जी, आप ठीक कह रहे हैं। क्या है, विगत कुछ वर्षों से अपन एक ही चीज होता है कि मलैया भाग गया, क्या कर ली बैंक ने करके। लेकिन ऐसा नहीं है। बैंकों के पास अधिकार बहुत है आज, और बैंक जहां लगता है कि भाई हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, जैसे मलैया का केस ही देखिए, विजय माल्या जी का, उनसे बैंक ने पूरे पैसे वसूल कर लिए, मूलधन पूरा बैंक का आ गया है। और बैंक जो है, भारत सरकार भी उसमें सारे बैंकों को मदद करती है और सरकारी एजेंसियां जितनी हैं तो वो भी बैंकों को हेल्प करते हैं। जब कोई देश छोड़ के भाग जाता है तो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो मदद करती है उनको वापस लाने में, और उनके जितनी प्रॉपर्टी है, जिनकी उनकी संपत्तियां है, सबको अटैच करने का अधिकार आता है। कोर्ट अटैच करती है उसको और वो अटैच प्रॉपर्टी को बेच के बैंक पैसा वसूल करती है। तो लोन से जुड़ी ये कुछ बातें थी जो शायद आपके काम आएंगी। और आज हम बात कर रहे थे विजय मेचूरी साहब से, जो भारतीय स्टेट बैंक के सहायक महाप्रबंधक रहे, रिटायर्ड हैं, लेकिन ये जो शाखा में थे वो लोन रिकवरी का शाखा ही था। तो इनसे जो जानकारी मिली है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इससे जरूर सबक लेंगे। लोकतंत्र प्रहरी के लिए मैं सुरेंद्र ठाकुर। किसी के पास संपत्ति है और उसके पास उसको पैसे की जरूरत है कुछ व्यापार करने के लिए, तो उसके लिए मॉर्गेज लोन देती है बैंक। किसी को कोई उद्योग लगाना हो तो उसके लिए अलग से बैंक लोन देती है। तो ये लोन के विभिन्न प्रकार हैं कि जो भी लोन उन्होंने लिया हो या उन्होंने किसी को गारंटी दी हो जिसने लोन दिया हो, तो वो समय पर अदायगी हो। तो 90 दिन तक यदि आपने अपना किस्त या ब्याज लगातार नहीं पटाया है तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति में वर्गीकृत हो जाता है। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।